नमस्कार, माय नेम इज़ डीके और हमारी ये हिस्ट्री की 7वीं क्लास है। इससे पहले 6 क्लास हमने कर लिए हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। महाजनपद काल। महाजनपद काल के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो महाजनपद काल 600 BC टाइम पीरियड है। और 600 BC का मतलब ये है कि इससे पहले हमने पढ़ लिया है 600 BC तक का इतिहास। इतिहास में भी हमने ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की विशेषताओं को आपस में कंपैरिजन के साथ पढ़ा था बहुत अच्छे से। हमने वहाँ पे सामाजिक विशेषता, धार्मिक विशेषता और इन सभी टॉपिक को अच्छे से कवर किया था। फिर इसके बाद हम महाजनपद काल में आ गए हैं और महाजनपद काल का टाइम पीरियड इन दोनों कालों से कैसे भिन्न है। यहाँ पे 600 BC से 300 BC तक का इतिहास हम पढ़ेंगे। ऋग वैदिक काल का जो इतिहास है वो 1500 BC से 1000 BC और उत्तर वैदिक काल का जो इतिहास है वह है 1000 BC से 600 BC। तो काल विभाजन के आधार पर ये अंतर देखने को मिलता है महाजनपद काल। फिर जब हम बात करते हैं ऋग वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था, तो ऋग वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में पशु इनका मुख्य पेशा था और पशुओं में भी गाय को ये बहुत प्राथमिकता देते थे। हम ये बात कर चुके हैं। फिर उत्तर वैदिक काल में चीज़ें शिफ्ट हुई और भूमि का स्वामित्व बढ़ा। इसका मतलब कृषि इनका मुख्य कार्य हो गया था। हमने ये बात पढ़ ली। फिर आगे चल के कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार होंगे और बड़ी बड़ी खेतियाँ होने लगेंगी। इस वजह से कृषि क्षेत्र का अधिवेशन होगा। और जैसे ही कृषि क्षेत्र का अधिवेशन होगा तो हमने हड़प्पा काल में पढ़ा था कृषि का अधिशेष नगरीकरण को बढ़ावा देता है। इसका मतलब यहाँ पर नगरों का विकास होना शुरू हो जाएगा। क्यों कि कृषि आगे चल के देखेंगे हम क्या होगा। फिर जब हम बात करते हैं ऋग वैदिक कालीन समाज में व्यापार बहुत सीमित था, बहुत ही छोटे स्तर पर व्यापार होता था। फिर उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। यहाँ पे लोहे का प्रयोग नहीं है, लोहे के प्रयोग के साक्ष्य मिलते नहीं हैं। उत्तर वैदिक काल में लोहे के प्रयोग ने क्या कर दिया, धारदार चीज़ें बनाई जा सकती हैं। लोहे से धारदार चीज़ें बनाई जा सकती हैं। इनके पास बहुत सारी धातुएं हैं, लेकिन उनसे उनकी जो नुकीली चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो नुकीली चीज़ें इनसे नहीं बन सकती। इस वजह से लोहे की वजह से बड़े बड़े पेड़ों को काटना आसान हो गया। और जैसे ही पेड़ कटेंगे, पेड़ कटने से बड़ी बड़ी भूमियाँ खाली हो जाएंगी और बड़े बड़े भूभाग पर कृषि होगी और कृषि से अधिशेष्य प्राप्त होगा और कृषि से अधिशेष्य नगरीकरण को बढ़ावा देगा। फिर यहाँ पे भी लोहे का प्रयोग सीमित स्तर पर देखने को मिलता है। लेकिन जब हम बात करते हैं महाजनपद काल में तो लोहे की भूमिका क्रांतिकारी होगी, क्योंकि वह विभिन्न क्षेत्रों में अपने प्रभाव को दिखा रहा है। तो लोहे की यहाँ पे क्रांतिकारी भूमिका है, क्योंकि हम महाजनपद काल को पढ़ेंगे ही थोड़ी देर बाद, तो इसलिए मैं वही बात करूँगा। शिल्प उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। बहुत सारे शिल्प उद्योग, जैसे युद्ध निर्माण करने वाले, युद्ध में जो उपयोगी धातुएं हैं उनका निर्माण करने वाले शिल्पकार, या फिर बहुत सारी चीज़ें जैसे हल बनाने वाले शिल्पकार, बहुत सारे जो उद्योग हैं उनका विकास होगा। फिर अगर हम ऋग वैदिक कालीन समाज की बात करते हैं तो यह समाज कबीलाई था, बिल्कुल ग्रामीण जीवन था और यह धीरे धीरे थोड़ा समाज विकसित होता चला गया। लेकिन अभी भी उत्तर वैदिक काल तक हम देखते हैं कि जीवन अभी भी कबीलाई है और कृषि कर रहे हैं केवल निर्वाह योग्य, व्यापार सीमित है। लेकिन जैसे ही हम महाजनपद काल में प्रवेश करते हैं तो नगरों का, बड़े बड़े महानगरों का उदय देखने को मिलता है। और ये किया किसने है? लोहे ने। ये बात ध्यान रखनी है, लोहे की क्रांतिकारी भूमिका। फिर अगर आप ऋग वैदिक काल को देखते हो तो वहाँ पर राजा निरंकुश था, मतलब वहाँ पर राजा निरंकुश नहीं था, क्योंकि उसको कंट्रोल करने के लिए सभा और समितियां मौजूद थी। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल के टाइम पीरियड को हम पढ़ते हैं कि राजा की शक्ति में बढ़ोतरी हुई। क्यों? क्योंकि लोहे की वजह से भूमि का जो विस्तार है वह बढ़ा और वहाँ पे राजा शक्तिशाली हुआ और उसके पास भूमि का क्षेत्राधिकार आया, जिससे उसे कर की प्राप्ति हुई। लेकिन मैंने बताया था कर अभी कम है, 1/16। फिर यहाँ पे जब हम बात करते हैं राजा की शक्ति व्यापक रूप से बढ़ेगी, राजा अब निरंकुश होगा। यहाँ पे सभा और समिति, उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति नामक संस्थाएं तो हैं, लेकिन वे राजा पे अब इतना कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं जितना ऋग वैदिक काल में कर रही थी। लेकिन जैसे ही महाजनपद काल में जाएंगे, सभा और समिति जैसी संस्थाएं विलुप्त हो जाएंगी, चली जाएंगी। यहाँ पे राजा की शक्ति बढ़ने से निरंकुशता में वृद्धि होगी और तो और कर का जो आरोपण है वह बढ़ जाएगा और वो नियमित भी हो जाएगा। यहाँ पर कर नियमित नहीं है, 1/16 भाग है और यहाँ पे ये जो कर है ये बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा? 1/6 भाग। जब हम बात करते हैं ऋग वैदिक कालीन समाज की तो यहाँ पे सर्वोच्च जो इकाई थी वह जन थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जन और जन मिलकर जनपद का निर्माण करते हैं और फिर जब हम महाजनपद काल में पहुँचते हैं
तो जनपद और जनपद मिलने के बाद महाजनपद बन जाएंगे। और 16 महाजनपदों की सूची को आपको पढ़ना होता है, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद। और उन महाजनपदों की राजधानी क्या थी, आपको ये याद करना होता है। और ये आप किसी भी बुक से देख सकते हैं, मैं सारे महाजनपद नहीं लिखवाऊंगा, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं मैं उन्हीं को लिखवाऊंगा, उनकी राजधानी लिखवाऊंगा, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि लोहे की क्रांतिकारी भूमिका कैसे थी, लोहे ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से ये नगरीय सभ्यता में तब्दील हो गई, ग्रामीण संस्कृति नगरीय बनी। देखिए लोहे की क्रांतिकारी भूमि से जो सबसे ज़्यादा अच्छा काम आपको देखने को मिलेगा वह है जो बड़े बड़े वन हैं, कठोर वन पाए जाते हैं, उनको काटने के लिए चाहिए एक धारदार धातु, और वह कार्य लोहे से आसानी से किया जा सकता है। इनके पास धातुएं थीं, लेकिन उनसे कठोर जो लकड़ियां हैं उनको काटना आसान नहीं होता, लोहे ने वह काम कर दिया। तो पहली बात तो खेत खाली हो गए, अब उन पर फसलें उगाई जा सकती हैं। और निर्वाह जो कृषि थी, केवल जीवन यापन करने के लिए जो कृषि करते थे, अब वह व्यापार के लिए कृषि करेंगे। और क्या होगा, देखो लोहे से हलों का निर्माण हुआ, और जैसे ही हल का निर्माण होगा तो हल मिट्टी की मतलब गहराई तक खुदाई कर देंगे, जिससे क्या होगा, फसलों की उर्वरता में वृद्धि होगी। जो फसल पहले कम पैदावार पैदा करती थी, अब वही फसल दुगुना, तिगुना, 4 गुना उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। इसका मतलब कृषि में इसको बोलते हैं कृषि में अधिवेशन देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद है, अब जैसे ही हल बनाने वाले कर्मी अलग होंगे, और लोहे ने ना केवल वनों को काटने में कार्य मतलब ना केवल वनों को काटने में सहायता प्रदान की, उन्होंने लोहे की एक भूमिका और भी है, युद्धों में जो बढ़िया हथियार हैं, धारदार हथियार हैं, लंबी लंबी तलवारें हैं, भाले हैं, इनका निर्माण भी किया। इसकी सहायता से राजा अपनी शक्ति को बढ़ा सकता है, और तलवार के दम पर बड़े बड़े भूभाग का मालिक बन सकता है। तो लोहे की ये बहुत बड़ी भूमिका है। शिल्प उद्योग का विकास हुआ, क्योंकि देखो शिल्पों में अब तलवार बन रही हैं, भाला बन रहा है और हल बन रहे हैं। लोहे से बनने वाले छोटे छोटे जो हमारे पास शिल्प उद्योग थे, अब वे विकसित हो रहे हैं। श्रम का विभाजन होगा और विशेषीकरण भी होगा। श्रम विभाजन और विशेषीकरण का मतलब ये है, जो व्यक्ति जिस श्रम में लगा हुआ है उस श्रम को बचाने का प्रयास करेगा। मतलब हर व्यक्ति को ये लग रहा है कि हम जिस कार्य में लगे हुए हैं, जिस कार्य में हम दक्ष हैं, उसमें दक्ष हो जाएं, क्योंकि भूमिका लोहे ने बढ़ा दी है हर एक कार्य की। अगर आप ध्यान से देखो तो लोहे की वजह से ही खेत जो मतलब हमारे पास हल आया, हल ने क्या कर दिया, उर्वरता बढ़ा दी, और उर्वरता बढ़ाने के साथ साथ एक पद्धति और इन्होंने विकसित कर ली, और वो है चावल की रोपाई पद्धति। अच्छा, इसमें होता क्या है, एक तरीका तो है चावल को आप नॉर्मल तरीके से ऐसे बिखेराओ, तो आप ईश्वर की इच्छा पे छोड़ाओ, जितने भी मतलब उसमें से अच्छे पौधे हैं वे उगेंगे और उनसे धान की प्राप्ति कर लेंगे। लेकिन दूसरा तरीका होता है चावल का, एक है कि पहले आप एक छोटी सी क्यारी में एक छोटी सी क्यारी लो और उसमें रोपण जो कर दो छोटे छोटे बीजों को, और इनमें से वे ही पौधों का चयन करो जो स्वस्थ हैं, उनको आप दूसरे खेत में जाके लगा दो। इससे पैदावार में 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना वृद्धि होगी। और जब चावल के व्यापार में वृद्धि होगी तो इस वजह से लोगों का पेट भरना शुरू हो जाएगा। श्रम करने के लिए लोग अब उपस्थित होंगे, क्यों? क्योंकि अब उनका पेट अच्छे से भर रहा है। एक चीज़ और बढ़ेगी, चावल की वजह से महिलाओं की मातृत्व क्षमता का विकास होगा, जिसकी वजह से जनसंख्या में भी वृद्धि होगी। और देखो, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि से यहाँ पे कर्मियों की संख्या बढ़ेगी, और इस वजह से खेतों में काम करने वाले लोगों की संख्या में भी वृद्धि होगी। और खेतों में जो पहले श्रम कम था, लोग काम करने वाले लोग कम थे, लेकिन अब क्या होगा, वो संख्या बढ़ जाएगी, और खेतों में जो उर्वरता का सहारा लेकर हम उत्पादन प्राप्त कर रहे थे, उसमें भी वृद्धि होगी। फिर हम बात करते हैं, अच्छा ये वाला पॉइंट मैंने समझा दिया कि पर्याप्त श्रम उपलब्ध होगा, मतलब मजदूरों की अब कमी नहीं है, क्योंकि चावल ने सबके पेट भर दिए हैं। इसके बाद व्यापार में वृद्धि होगी, क्योंकि देखो ना केवल इतना चावल उगाया जा रहा है जिससे कि पेट भरा जा सके, इतना चावल है कि अब उससे व्यापार हो सकता है। उसी के सहारे से बड़े बड़े उद्योग विकसित किए जा सकते हैं। इसी की सहायता से अब, क्योंकि कुछ लोगों ने क्या किया, जमींदार देखो, अगर किसान है, किसान को पैसे चाहिए, तो
तो पैसे लेने के लिए, क्योंकि देखो खेतों से पैदावार तो हो रही है, लेकिन उसकी फसल को खरीद लेते थे कुछ व्यापारी अपने, और जो है ना जैसे खेतों से फसल खरीदी अपने पास रखी और बाजार में जाके बेच दी। इससे क्या है, दोहरा लाभ हो रहा है व्यापारियों को, और उनके पास इतना पैसा है, अब वे कहाँ इन्वेस्ट करें, तो अब उस पैसे से वे बैंकिंग गतिविधियों को शुरू कर देंगे। मतलब अब वे पैसे के बदले पैसा, मतलब पैसा देंगे और उस पर ब्याज लेंगे। तो बैंकिंग गतिविधियों की शुरुआत भी यहीं से देखने को मिलेगी। अच्छा, ये कार्य हो किस वजह से रहा है, क्योंकि लोहा आ रहा है, लोहे की वजह से इतना बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब देखो, क्योंकि अब व्यापारी के पास इतना पैसा है तो वो खेती तो करेगा नहीं, तो उस पैसे का रखेगा कहाँ, बड़े बड़े नगरों का निर्माण करेगा, बड़े बड़े भवनों का निर्माण करेगा, और भवनों के निर्माण की वजह से बड़े बड़े जो महानगर हैं वे विकसित होंगे। तो अगर हम इसमें सबसे उपयुक्त कारण देखें कि नगरीकरण में जो सबसे बड़ा योगदान है तो वह लोहे का है। फिर इसके बाद जब हम बात करते हैं राजनीतिक जीवन में लोहा क्या बदलाव लेके आया, देखिए पहले राजा की जो भूमिका थी राजनीतिक जीवन में, राजा की भूमिका ऐसी थी, ऋग वैदिक कालीन समाज में जो राजा था वो निरंकुश नहीं था, सभा और समिति मौजूद थी। उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति बढ़ी, लेकिन महाजनपद काल में जब हम देखते हैं तो क्योंकि लोह उद्योगों का विकास हुआ, उससे धारदार हथियार बने, इस वजह से वह शक्ति के बल पर बड़े बड़े भूभागों को जीत रहा है। इस वजह से शक्तिशाली राजा बाहर आए निकलकर, और राजा की शक्ति में विस्तार हुआ। यहाँ पर जब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में राजस्व 1/16 होता था, और जबकि वह नियमित नहीं था, लेकिन यहाँ पर राजा का जो राजस्व है वह बढ़कर 1/6 हो गया। और तो और इसी को शतभागी कहा जाता है। राजा को शतभागी मतलब उत्पादन का 6वां हिस्सा राजा के नाम होगा, और 1/6 हिस्सा बहुत बड़ी राशि होती है। इस वजह से राजा के राजकोष में वृद्धि होगी, और राजा के राजकोष में वृद्धि होगी तो अब वह नौकरशाही अपने परिवार के लोगों तक सीमित नहीं करेगा। अगर उसको सेना में बड़ी बड़ी सेना रखनी है, उसको पैसा देने के लिए उसके पास राजकोष है, और उस राजकोष से वह बड़ी बड़ी सेनाओं का निर्माण करेगा और विशाल नौकरशाही की शुरुआत होगी। और इस नौकरशाही को सीमित अपने परिवार तक नहीं करेगा, वह बाहर से योद्धाओं को बुलाएगा और अपनी सेना में शामिल करेगा, जिसकी सहायता से वह बड़े बड़े भूभाग को जीत सकता है। फिर इसके बाद राजा अब निरंकुश होगा, राजा अब किसी की नहीं सुनेगा। राजा के पास क्योंकि शक्ति है, पावर है, बड़े बड़े राज्य हैं, तो इस वजह से वह किसी को नहीं सुनेगा। इसलिए कहते हैं कि रक्त संबंधों से पृथक हो जाएगी अब इसकी राजशाही। लोहे की वजह से सामाजिक जीवन में किस तरह बदलाव देखने को मिलता है, देखिए लोहे की वजह से क्योंकि व्यापार में वृद्धि हुई, और व्यापार में वृद्धि होने से श्रम का तीव्र विभाजन होगा। समाज, जिस 4 वर्णों की बात हम यहाँ पर कर रहे थे उत्तर वैदिक काल में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, अब यह विभाजन बहुत व्यापक रूप से हो जाएगा और कठोर भी हो जाएगा। विषमता देखने को मिलेगी, जिस वर्ण में कोई व्यक्ति है उसी वर्ण में रहने की बातें इस काल में देखने को मिलेगी आपको। फिर वर्ण व्यवस्था कठोर हो जाएगी, जटिल हो जाएगी, और अब यहीं से इसी पॉइंट से हम देखते हैं अस्पृश्यता, जिसको अनटचेबिलिटी बोलते हैं, छुआछूत की शुरुआत की भावना इसी काल से होगी। क्योंकि देखो समाज की जब हम बात करते हैं तो समाज 4 वर्णों से मिलकर बना हुआ है। एक है ब्राह्मण, पहले नंबर पे है ब्राह्मण, और दूसरे पे है क्षत्रिय, तीसरे पे है वैश्य, और चौथे पे है शूद्र। अब देखो शूद्रों के पास अब ये जो दास बनाए हुए लोग थे, क्योंकि बड़े बड़े भूभाग खाली हैं और खेतों में कोई काम करने को तैयार नहीं है, तो ऐसे नियमों की व्यवस्था की जाएगी जिसकी वजह से खेतों में काम करने के लिए ये लोग अपनी नियति मान ले, अपने बच्चों को ये कहें कि हमारा जन्म ही सेवा करने के लिए हुआ है। इस वजह से यहाँ पे वर्ण व्यवस्था बहुत जटिल हो जाएगी और शूद्रों को खेतों में ही कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया जाएगा। बड़े बड़े कुछ कार्य ऐसे होंगे जो वे नहीं करना चाहते हैं, तो बलपूर्वक उनसे करवाने की प्रथा यहीं से शुरू होगी। तो भेदभाव की शुरुआत यहीं से शुरू होगी। अब देखो यहीं पे एकमात्र शूद्र, यहाँ पे असंतोष, मतलब असंतोष की भावना केवल शूद्रों के अंदर नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो और इस कालखंड का अध्ययन सही से किया जाए तो यहाँ पे ब्राह्मण, अक्षत्रिय और वैश्य में भी आपको असंतोष दिखाई देगा। क्षत्रिय क्यों असंतोषित हैं, मतलब उनके अंदर क्यों विद्रोह की भावना जग रही है? क्योंकि देखिए क्षत्रिय लड़ने वाला समाज है
और राजा की शक्ति, लोहे की वजह से राजा की शक्ति बढ़ी है, उसके पास धन धान्य है, अब राजा निरंकुश है, तलवार के बल पर सबको जीत सकता है। लेकिन जब सामाजिक संरचना की बात करते हैं तो ब्राह्मण अभी भी नंबर 1 पे है और दूसरे नंबर पे क्षत्रिय है। अक्षत्रिय को अभी भी ब्राह्मण के सामने झुकना पड़ता है। इस वजह से अगर आप देखो तो ब्राह्मण और अक्षत्रियों के बीच यहीं पर वाद विवाद होगा। अक्षत्रिय इस बात का विरोध करेंगे कि टॉप पे ब्राह्मण क्यों होंगे, हम टॉप पर जाएंगे, हमें समाज में भी नंबर 1 स्थान चाहिए। और इसी का परिणाम है इस दौरान बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अगर आप ध्यान से देखें, बौद्ध धर्म कपिलवस्तु के राजा उनके पुत्र थे, तो इसका मतलब वे राजा थे और राजाओं ने ब्राह्मणों के खिलाफ विद्रोह का परिणाम है बौद्ध धर्म। ऐसे ही जैन धर्म की जब हम बात करते हैं तो जैन धर्म भी अक्षत्रियों का ही धर्म है। अब जैसे मैं बात करता हूँ, महावीर स्वामी अमीर राजा के पुत्र थे, इनका विद्रोह ब्राह्मणों के खिलाफ है। तो इसका मतलब ये है ब्राह्मण और क्षत्रिय भी, इन दोनों के बीच भी आपस में कहीं ना कहीं किसी स्तर पर संघर्ष देखने को मिल रहा है। फिर इसके बाद वैसे असंतुष्ट क्यों हैं? वैसे इसलिए असंतुष्ट हैं क्योंकि इस वर्ग के पास संपत्ति बहुत ज़्यादा है, इसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, संपन्न होने के बावजूद ये राजा को भी उधार दे रहा है। आप ये समझिए, इसके पास इतना पैसा है लेकिन समाज में तीसरे पायदान पर है और ब्याज को ब्राह्मण ग्रंथ बता रहे हैं पाप। ब्राह्मण ग्रंथ कह रहे हैं कि ब्याज लेना और देना पाप है। तो इस वजह से वैश्य भी इस सामाजिक व्यवस्था से त्रसित हैं, लेकिन भेदभाव इनके साथ नहीं हो रहा है, दोनों के साथ अंतर है। शूद्रों के साथ भेदभाव अलग किस्म का है। उनको जैसे हमने उत्तर वैदिक काल में पढ़ा था, द्विज इन 3 शब्दों के लिए, मतलब इन तीनों के लिए इस्तेमाल होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। यहाँ पे इनको 16 संस्कारों का अधिकार था, शूद्रों को वो नहीं था। लेकिन आगे चलकर इनके साथ भेदभाव हो जाएगा और इस तरह की प्रवृत्तियां देखने को मिलेगी। शूद्र यदि वेद पढ़ें तो उनके अगर वेद पढ़े तो उनकी जिह्वा काट दो, अगर वेद सुने तो उनके कान में कुछ गर्म पिघलता हुआ शीशा डाल दो। इस तरह की बातें आप देखने को मिलेंगे। इसी काल में आगे चल के मनुस्मृति लिखी जाएगी जिसमें शूद्रों को पूर्ण रूप से पशु घोषित कर दिया जाएगा। तो हम इसको आगे पढ़ेंगे। फिर महाजनपद काल की अन्य विशेषताओं की बात करते हैं। महाजनपद काल, देखिए महाजनपद काल की वैसे तो बहुत सारी विशेषता हमने यहाँ बता दी, लेकिन जो बची हुई है वो मैंने लिख दी। यहीं पे भूमि माप की प्रणाली शुरू होगी। भूमियों को अब मापा जाएगा। अब ऐसे ही नहीं है कि कोई खाली खेत पड़े हैं, अब किसके पास कितनी भूमि है उसका रिकॉर्ड मतलब शुरू हो जाएगा। और भूमि की जैसे अभी हेक्टेयर चलता है, बीघा चलता है, उस दौरान माप की जो इकाई थी वह निवर्तन थी। और क्योंकि देखो लोहे की वजह से बहुत पैसे आए हैं और पैसे की वजह से राजकोष में वृद्धि हुई है। 1/6 राजकोष राजा के पास है, तो इस वजह से अब वह स्थायी सेना रख सकता है, मतलब नियमित वेतन पर अब सेना रखी जा सकती है और स्थायी सेना का विकास होगा। और तो और राजा की सेना है या नहीं है, राजा के नियम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इस कार्य को रेगुलेट करने के लिए राजकीय मोहर एवं लेखन प्रणाली की शुरुआत होगी। और मैंने बता दिया कि धान की रोपण पद्धति से धान की पैदावार होगी और जिसकी वजह से जनसंख्या में वृद्धि होगी। और तो और चांदी से बनी आहत मुद्राओं का, जैसे चांदी थी, चांदी के ऊपर से बल लगा के उसे धसा दिया गया, इसको बोलते हैं आहत, ठप्पा मार के, तो इसको बोलते हैं आहत मुद्रा का चलन होगा। इसी दौरान घेरेदार कुएं, इसी दौरान कुएं खोदे जाएंगे और गोल बनाए जाएंगे घेरेदार। पक्की ईंटों का निर्माण, अब आप देखो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो नगरीय सभ्यता थी, वहां से पक्की ईंटें मिले हैं, लेकिन ऋग्वैदिक कालीन समाज में पक्की ईंटें बनने में 2000 साल लग गए। अगर आप ध्यान से देखो तो लगभग 1000 सालों से तो ऊपर लगे हैं। तो पक्की ईंटों का निर्माण हुआ है और श्रेणियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। श्रेणियाँ देखिए संगठनों को बोलते हैं। इस दौरान श्रेणियाँ बहुत फेमस होंगी क्योंकि श्रेणियों की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसका जो प्रमुख था उसको श्रेष्ठी कहते हैं। देखो इनकी भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लोग शिल्पों को उधार दे रहे हैं, शिल्पों को प्रोत्साहन कर रहे हैं, इनकी बहुत भूमिका थी। आप ये समझ लीजिए कि ये व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरफ से मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। फिर जब हम बात करते हैं 16 महाजनपदों में महत्वपूर्ण, देखो 16 महाजनपदों में वैसे तो बहुत सारे, मतलब 16 महाजनपद हैं और सभी की राजधानी लिखवाना यहाँ संभव नहीं है, लेकिन जो मुझे अच्छे लगे हैं मैंने लिखवाए हैं, जो मतलब पेपर में पूछे जाते हैं। देखियो जो दक्षिण भाग है, नर्मदा नदी दक्षिण में बहती है,
तो दक्षिण भाग, नर्मदा के दक्षिण भाग में अस्मक एक महाजनपद है जिसकी राजधानी पोतन या पोतली थी, आज के आंध्र प्रदेश में आपको ये देखने को मिलेगा। फिर कोसल राजधानी, मतलब जो कोसल महाजनपद है उसकी राजधानी श्रावस्ती है। और अवंती एक महाजनपद है जिसकी राजधानी उत्तरी भाग, मतलब दो भागों में बटी हुई है अवंती की, एक है उत्तरी भाग और उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन है और दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती है। फिर जब हम बात करते हैं वत्स की, तो वत्स महाजनपद है उसकी राजधानी कौशाम्बी है। और देखो तैत्तिरीय अरण्यक में ग्रंथ में 6 महानगरों की सूची मिलती है। जैसे अभी हमारे पास बड़े बड़े नगर हैं, जैसे दिल्ली हो गया, बेंगलुरु होगा, इसी तरह महाजनपद में भी 6 बड़े महानगरों की सूची मिलती है। आपको ये याद होना चाहिए, ये तो याद होने चाहिए क्योंकि 6 ही हैं। एक है चंपा, राजगृह, साकेत, काशी, कौशाम्बी और श्रावस्ती। देखिए जब हम इसकी बात करते हैं तो हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं, CRS²K²। सी से क्या हो गया चंपा, आर से राजगृह, एस से साकेत और श्रावस्ती, के से काशी और कौशाम्बी। आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। देखिए आज की क्लास फैक्चुअल क्लास कम थी, कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा थी। तो अगर आप इस बात में रुचि नहीं लेते कि कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, तो आप इस क्लास को स्किप कर सकते थे। लेकिन हिस्ट्री को समझने के लिए कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है, तभी आप फैक्ट को समझ सकते हैं। और 16 महाजनपदों का महत्व क्या है और क्यों हिस्ट्री के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, अगर ये महत्व आपको समझना है तो आपको सारी क्लासें देखनी ही पड़ेंगी। तो बाकी अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और बस आप आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ये क्लास का अंत है। बाय बाय।